हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अड्डा 24/7। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम आपको नोटिफाई कर पाएँ अबाउट ऑल द रीसेंट अपडेट्स। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। ओके, सो आज का टॉपिक है क्या? आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है? बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या क्या अजम्पशंस होती हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं, राइट? हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है अनडाउटेडली, और इस लैंग्वेज को समझने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ेगा, इसके कुछ प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा, और वही आज हम करने वाले हैं। सो आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगे। आपके जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि JIB 2021 मई 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन काफ़ी यूजफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी और अकाउंटिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत यूजफुल है, बिकॉज ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। प्लस अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अगर आप थोड़ी सी अकाउंटिंग नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सेशन यूजफुल होगा, बिकॉज यहाँ पर हम बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को सीखने वाले हैं। So, good morning everyone. Again, do not forget to subscribe our channel and press the bell icon. अगर आप JIB का complete batch लेना चाहते हैं तो the batch is already available on the Adda 24/7 store. तो आप स्टोर पर जाके हमारा जो वेब पेज है वहाँ पे जाके इसे एनरोल कर लीजिए, या फिर आप अड्डा ऐप पर जाके एनरोल कर लीजिए इस बैच के लिए। आज आपको बैच खरीदने पर 78% ऑफ मिलेगा, बिकॉज यू नो इट इज क्रिसमस एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अदर 24/7 फॉर ऑल ऑफ यू। आपको मिलेगा 78% ऑफ अगर आप यूज करते हैं कोड Y183। तो Y183 कोड यूज करके यू विल गेट 78% ऑफ। तो फटाफट से इस बैच के लिए एनरोल कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने अगर सेशन को ज्वाइन कर लिया है एंड इफ यू आर रेडी, फटाफट से मुझे चैट में बताते जाइए दैट वी हैव जॉइन द क्लास एंड लेट्स प्रोसीड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल बी का एक टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर। सो मैंने आपको बताया है प्रीवियस सेशंस में भी, दो तरीके हैं जिससे हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वन इज दैट यू स्टार्ट विद मॉड्यूल A, B, C एंड D, एंड द अदर वन इज B, C, A एंड D। यहाँ पे आप अकाउंट्स कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पर आप फाइनेंस कंप्लीट कर लोगे, और यहाँ पे आप बैंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर लोगे। सो देयर आर टू वेज, ठीक है? मैं ये वाला ऑप्शन ट्राई कर रही हूँ। आई एम पिकिंग द फर्स्ट मॉड्यूल B, फिर C, फिर A एंड D, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट now. Before moving forward and discussing the accounting assumptions, right, let me tell you what is all about these assumptions. See, मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं इंटरैक्ट करने के लिए उन दूसरे लोगों से जो कि हमारे बिजनेस हाउस में इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे जो बिजनेस है उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हमें उनसे बात करने के लिए कुछ टर्म्स यूज करनी पड़ती हैं जिन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, राइट? और उन टर्म्स को यूज करके हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? तो उन कम्युनिकेशन के लिए हमें कुछ यूनिवर्सल चीज़ें चाहिए, कुछ स्टैंडर्डाइज टर्म्स चाहिए, कुछ स्टैंडर्डाइज रूल्स चाहिए, रेगुलेशंस चाहिए, जो हम उन्हें समझा सके और बता सके। और यही स्टैंडर्डाइज रूल्स, यूनिवर्सल रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट? हमारे बिजनेस के बाहर जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस तरीके के वर्ड्स को यूज करते हैं वही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये बहुत सिंपल है। जैसे जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो आपके बैंक में ही है, राइट? अगर आप बैंक के ही किसी पर्सन से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? या फिर आप लेट्स से आप SBI में हैं, ठीक है, दूसरे पर्सन PNB में है। जब आप उन दोनों से आप दोनों जब कम्युनिकेट करते हो तो आपके जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो बहुत सिमिलर होती है, राइट? लेकिन वहीं पर अगर आप वो बात किसी घर में किसी को बताना चाहें, लेट्स से आप अपने पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप उन्हें बताएंगे कि कुछ इस तरीके से मान लो, कुछ ऐसा कर लो, राइट? तो आपको शायद समझ आ जाए, ऐसा कुछ हो जाता है। सेम यहाँ पर है, जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं जो आपके बिजनेस हाउस में इंटरेस्टेड है,
राइट। तो आप उसको उसी टर्मिनोलॉजीज में समझाएंगे, और इन टर्मिनोलॉजीज को यूनिवर्सल करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स में आते हैं कुछ एजम्पशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स, राइट। उसके बाद आते हैं कुछ कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आर बेसिकली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो फॉलो किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स में जो एजम्पशंस हैं वो क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये दो स्टेज पे फॉलो किए जाते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिकॉर्डिंग स्टेज पे आते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिपोर्टिंग स्टेज पे आते हैं। तो ये रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग पे कौन से assumptions आते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं, ये आप तब क्लैरिफाई कर पाएंगे जब आपको ये सारे assumptions और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये सारी चीजें जब समझ आ जाएंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि कौन सा रिकॉर्डिंग स्टेज पे आएगा और कौन सा रिपोर्टिंग स्टेज पे आएगा। तो जो सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग स्टेज पे कौन सा आएगा। क्यों हम ऐसा करेंगे, बिकॉज इस चैप्टर से 2 से 3 मार्क्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, इजी लेवल पर होते हैं। कुछ हाफ मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के नहीं होते हैं। तो या तो फिर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो 2 मार्क्स का हो सकता है, अदरवाइज ये 1 से लेके हाफ या 1 के मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। सो इफ यू आर रेडी तो आप मुझे बता दीजिए, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है अकाउंटिंग एजम्पशन नंबर 1, विच इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि भाई जो एक बिजनेस है वो सालों साल चलता रहेगा, राइट। हमारा जो बिजनेस है दैट विल गो ऑन फॉर ईयर, राइट। और हम इसे नियर बाय ईयर्स में, मतलब जो आसपास के साल है, अगले 1-2 साल है, उसमें हम बंद नहीं करने वाले हैं। हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा। सो ये क्या होगी, ये एक धारणा है, दिस इज एन अजम्पशन। ये एक एजम्पशन है जो हम लेके चल रहे हैं कि हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा, राइट। तो गोइंग कंसर्न क्या है, एक एजम्पशन है जो कि हम लेके चलते हैं और हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस सालों साल चलेगा, और आसपास के सालों में इसका जो ऑपरेशन है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बिजनेस बिकेगा नहीं, चलता रहेगा। सो दिस इज एन assumption which we will keep in mind while doing the while making accounting और while doing the accounting। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। देन आता है मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन। मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन कहती है, दिस टॉक्स अबाउट बेसिकली मनी। देखिए बिजनेस में अगर आप बोले कि हमारे पास 5 ट्रक है, 5 फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर वगैरह ये सारी न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी है जो वो सेंस नहीं बनाती है, राइट। अगर मैं किसी को बोलूं कि 5 घर हैं, 4 गाड़ियां हैं, बट अगेन ये सारी चीजें नहीं होती। आप देखो कभी भी किसी व्यक्ति की वर्थ मेजर की जाती है तो पैसे में मेजर की जाती है, नंबर्स में नहीं की जाती। सेम यहां पर है, मनी इज अ मेजर वैल्यू ओवर हियर। तो बिजनेस में मॉनेटरी यूनिट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कंसिडर करते हैं, दे शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर वो इवेंट्स एक्सप्रेस किए जा सकते हैं पैसे के टर्मिनोलॉजी में। यानी लेट्स से अगर हम बोले सीईओ की जो हेल्थ थी वो काफी खराब थी, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस सफर हुआ है, ठीक है। बताइए क्या मॉनेटरी यूनिट एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि हम बिजनेस में वही चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरीली हमें इम्पैक्ट करती हैं, राइट। तो जिन भी चीजों की कोई वैल्यू है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं पैसे के टर्म में, यानी लेट्स से अगर मैं बोलती हूँ कि हमारे पास एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 15 लाख रुपए, क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे? यस। लेकिन अगर सीईओ की हेल्थ की वजह से कंपनी को मॉनेटरी लॉस हुआ है तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज द हेल्थ, राइट, दिस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, ठीक है। मूविंग फोर्थ हम आते हैं टाइम पीरियड एजम्पशन में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर एजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड और अकाउंटिंग ईयर एजम्पशन, ठीक है। ये एजम्पशन क्या बताती है, टाइम पीरियड एजम्पशन या अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, ये क्या बताती है? ये बोलती है कि जो भी हम अपना बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस में हम हमारे बिजनेस को चलाते हैं, आप क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है। आप क्यों रिजल्ट देखना चाहते हैं? बिकॉज वी एट द एंड ऑफ सम पीरियड हम ये जानना चाहते हैं कि जब मैंने यहां से यहां तक काम करा उसका क्या रिजल्ट हुआ। जैसे हम में से कुछ लोग टाइम पीरियड बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, राइट।
ओके विशाल ग्रोवर, आप अपनी ईमेल आईडी नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, यहाँ चैट में मत करिएगा बिकॉज मिस हो जाएगी। आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपकी आईडी फॉरवर्ड कर दूंगी। नाउ जब हम पढ़ते हैं राइट, जब भी हम पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, हम टाइम बेस्ड स्टडी करते हैं। हम बोलते हैं कि चलो 2 घंटे में कितनी पढ़ाई होगी और फिर हम मेजर करते हैं। वाई, जैसे हम टाइम बाउंड हो जाते हैं ना, हम अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं राइट। सिमिलरली अकाउंटिंग पीरियड या टाइम पीरियड एजम्पशन जो है वो एक बिजनेस की साइकिल को ईयर्स में डिवाइड कर देता है, कुछ टाइम पीरियड में डिवाइड कर देता है सॉरी, जिससे हम उसके रिजल्ट्स को मेजर कर पाए राइट। सो टाइम पीरियड एजम्पशन क्यों फॉलो किया जाता है या अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन क्यों किया जाता है, बिकॉज अगर हम अपने बिजनेस को लाइफ में डिवाइड कर देते हैं, कुछ पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, तो हम अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमने परफॉर्म कैसे किया है, क्या हम उसमें कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं राइट। अगर मैं 2 घंटे का टाइम पीरियड लेके चलूं और मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर था जो खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ले सकती हूँ कि मेरी स्पीड स्लो है राइट, या फिर मुझे ये चैप्टर नहीं आता है, मुझे और टाइम लग रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो सकती हूँ। सो सिमिलरली टाइम पीरियड एजम्पशन इज एक्चुअली फॉलोड, जिससे हम हमारे बिजनेस के रिजल्ट्स को मेजर कर पाए, कोई इंप्रूवमेंट्स हैं उन्हें कर पाए, या फिर कोई चीज़ें हैं जो अच्छी थी उन्हें हम स्टैंडर्डाइज कर पाए कि भाई लेट्स से मैंने बोला कि हाँ 2 घंटे में मेरा टॉपिक हो पा रहा है, तो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आगे जब भी मैं कोई भी टॉपिक रिवाइज करूंगी मुझे 2 घंटे लग रहे हैं राइट। सो टाइम पीरियड एजम्पशन बेसिकली कंपनी की लाइफ को ईयर्स में या फिर मंथ में या फिर क्वार्टर में डिवाइड कर देता है, जिससे हम उसकी परफॉर्मेंस को ओवर द टाइम पीरियड मेजर कर पाए। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। देन आता है बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन, इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सेपरेट एंटिटी एजम्पशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी एजम्पशन। नाउ व्हाट इज सेपरेट एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी एजम्पशन सेज? सी बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या फिर बिजनेस एंटिटी एजम्पशन या फिर सेपरेट एंटिटी एजम्पशन बोलता है कि जो बिजनेस है राइट और जो उसका ओनर है वो दोनों अलग अलग है। फिर से ध्यान रखिएगा, बिजनेस का ओनर, दिस लेट्स से दिस इज द ओनर एंड दिस इज द बिजनेस राइट, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों के ट्रांजैक्शन अलग अलग है। बिजनेस में ओनर ने पैसा दिया है और जो कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट करी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि जो बिजनेस है उसको ये पैसा रिटर्न करना है राइट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा बोलता है कि जो मालिक है और जो कंपनी है, ठीक है, बिजनेस है आपका, वो दोनों अलग अलग है। आप इन दोनों के ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा ओनर कार खरीदता है बिजनेस के पैसे से, तो दिस इज अगेंस्ट और यू नो इफ ही इज डूइंग सो, तो ये क्या है, ये बिजनेस एंटिटी एजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो ओनर है इसने हमारे बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करा है, इसको हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। हमने इसको एक अलग टर्म दी हुई है, हम इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यानी अगर ओनर बिजनेस में से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है तो उससे कैपिटल रिड्यूस होती है और उसे हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। साथ ही साथ बिजनेस ओनर को ऐसा करना नहीं चाहिए राइट। वाई? बिकॉज ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन अलग है। क्या ओनर अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस में दिखा सकता है? नहीं। क्या ओनर अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को दिखा सकता है? वो भी नहीं। यानी फॉर एग्जांपल बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी, तो क्या ओनर दिखा सकता है कि ये उसका एसेट है? ऐसा नहीं हो सकता। तो बिजनेस और जो ओनर है वो दो अलग अलग चीजें हैं और हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज सेपरेट एंटिटी एजम्पशन। जो भी पैसा ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस में से, अगेन आई एम सेइंग बिजनेस में से, उसे हम ड्रॉइंग्स कंसिडर करते हैं राइट। इसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग बिजनेस में जो पैसा ओनर ने लगाया है, ओनर ने जो भी फंड कंट्रीब्यूट करा है, वो लाइबिलिटी है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा लाइबिलिटी है। और इसी स्टेटमेंट से हम एक और चीज ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। और अगर लॉस होता है तो वो क्या होगा? असेट होगा। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो आपकी जो ओनर के प्रति लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। लॉस होगा तो क्या होगा? वो असेट होगा। ठीक है, आई होप यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो। तो ये हमारे एजम्पशंस थे। आगे बढ़ते हैं और आते हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे, जिनको हम बोलते हैं, ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं।
ठीक है, अभी हमने अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ी हैं, अब हम जो दूसरी चीज पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स क्या है, सेम मैंने आपको बताया, जैसे प्रिंसिपल्स में दो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स भी है, एजम्पशंस भी है। एजम्पशंस क्या है, वो चीजें हैं जो हम मान के चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, राइट। देन कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप देखो, आपने क्या बोला कि आप बिजनेस में सारी वही चीजें रिकॉर्ड करोगे जो कि मॉनिटरीली मेजर की जा सकती हैं, राइट, जिसको हमने नाम दिया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट डज दैट मीन, आप जब भी कोई असेट खरीदते हो, असेट क्या होता है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होती है, हमारी वांट्स होती हैं जो हम खरीदते हैं जिससे हम क्या करें, लोगों की नीड्स को या लोगों की वांट्स को हम फुलफिल कर पाए। तो ये जो रिसोर्सेज हम खरीद रहे हैं बिजनेस में, इनको हम बोलते हैं असेट। जैसे लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ये सारी रिसोर्सेज है। और इन रिसोर्सेज को खरीदेंगे जब हम, तो हमें इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। अब हमें इन्हें कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम इनको रिकॉर्ड करते हैं उस वैल्यू पे जिस वैल्यू पे हमने इसे खरीदा होता है, यानी कॉस्ट पे। ठीक है, जिस वैल्यू पे आप इसे खरीद के लाए हो, आप इसे उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। और लगभग 80% केस में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो है वो सेम होती है, राइट। तो आप जिस कॉस्ट पे खरीद के लाए हो वही मार्केट में उसकी वैल्यू होगी, आप उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। प्लस जितना भी एक्सपेंस आपने इनकर करा है उस मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, या फिर उस रिसोर्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो एक्सपेंस भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत सिंपल है। ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपने अमेजोन से कुछ सामान मंगवाया, ठीक है। अब आप जब अमेजोन से कुछ सामान मंगवाते हो तो वो आपसे अगर डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं तो वो क्या होगा, आपने एक बुक मंगवाई, लेट्स से 190 रुपीज की बुक थी और 50 रुपीज डिलीवरी चार्जेस थे, तो टोटल कितना हो गया, 240 हो गया, राइट। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बुक कितने की पड़ी, आप क्या बोलोगे, ये बुक मुझे 240 की पड़ी। सिमिलरली कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है कि जब भी कोई आप रिसोर्स खरीदते हो, कोई असेट खरीदते हो, तो आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, वो प्राइस जो आपने पे करा है, दैट इज द कॉस्ट, प्लस एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड, राइट, टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर रिसोर्स और असेट इन वर्किंग कंडीशन। तो ये जो रिसोर्स है इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस इनकर करा है, राइट, वो इसकी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है। कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन दी चैट सेक्शन देयर, ठीक है। तो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम हमारे असेट्स को रिकॉर्ड करेंगे एट their cost price plus the expenses that have been incurred for bringing that machinery in working condition or building in working condition। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। आपने ये अमेजोन से बुक मंगवा ली, उसके 6 महीने बाद लेट्स से आपने इसको बाइंडिंग करवा लिया, ठीक है, और बाइंडिंग में लेट्स से आपके 20 रुपीज लगे। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं आपको ये बुक कितने की पड़ी, तो आप बोलोगे ये 260 की पड़ी? नहीं, आप क्या बोलोगे, ये बुक मुझे कितने की पड़ी, 240 रुपीज की, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। ये जो आपने 50 रुपीज डिलीवरी दी है, ये क्या हो गया, ये आपने असेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। और जब अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा है, राइट, वो किस पे लगेगा, 240 पे लगेगा। सो प्लीज पे अटेंशन कि यहाँ पे जो आपने डिलीवरी चार्ज दिए थे वो किसका पार्ट बन गया था, कॉस्ट का पार्ट बना था। लेकिन अगर आपने पढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद उसमें बाइंडिंग करवाई या कोई और एक्सपेंस करा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंस। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो कॉस्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम हमारे एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये कॉस्ट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है, जिस वैल्यू पे हमने बिजनेस पे रिकॉर्ड करा होता है। मार्केट वैल्यू क्या होता है, जिसपे वो प्रेजेंटली मार्केट में सेलेबल होता है या आप उसे परचेज कर सकते हो, दैट इज बेसिकली मार्केट प्राइस। लेकिन आप कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी रिसोर्स को किस पे रिकॉर्ड करते हो, ऑन दी कॉस्ट, ठीक है, राइट, दैट मीन्स ऑल्सो अ बुक वैल्यू। देन आता है मैचिंग प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इजी। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे अगर आप अपना, जैसे आई एम श्योर हम सब लोग अपने लिए अपने ऊपर एनालिसिस तो करते ही रहते हैं ना, कि हमने कितना स्पेंड करा, कितना अर्न करा। आप क्या करते हो, आप ऐसा थोड़ी करते हो कि आप जनवरी से लेके मार्च तक की इनकम ले लो, और मतलब अपनी सैलरी आप जनवरी से लेके मार्च तक की ले लो, एक्सपेंसेस आप ले लो अप्रैल से लेके जून तक के।
ऐसा तो नहीं हम करते। हम क्या करते हैं, जितने महीने की जो जो सेम इनकम हम ले रहे हैं उन्हीं महीने का हम एक्सपेंस लेते हैं। सेम बिजनेस में भी होता है। सी अकाउंटिंग ना घर से ही शुरू होती है। इट इज़ वेरी बेसिक, बस हमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज दी हुई है, राइट, जो हमें देखनी होती है। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी प्रैक्टिस इन हाउस, राइट। जो हम घर में कर रहे होते हैं ना, आप उसी को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एजम्पशंस और कॉन्सेप्ट ध्यान में दे देते हो। कभी आपको ऐसी दिक्कत आए, आप अपने देखो कि आप कैसे करते हो, या फिर अगर आप एक फैमिली में नहीं हो तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, राइट। तो वही चीजें आपको सिमिलर दिख जाएंगी। ओके बाबू आनंद सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई रिपीट। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने टाइम पीरियड की आप इनकम ले रहे हो आप उसको मैच करो एक्सपेंसेस के साथ। यानी जितना महीना का आप रेवेन्यू उतने ही महीने का एक्सपेंसेस, इट शुड बी मैचिंग, राइट, इट शुड बी सेम। अगर मैं इनकम ले रही हूँ अप्रैल 2020 से लेके मार्च 21 की, राइट, तो फिर मेरे जो एक्सपेंसेस है वो भी सेम होंगे अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 के। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। देन फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि जितने भी मटेरियल एंड रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताने चाहिए। ये देखो, ये घर से कैसे आता है। लेट्स से आप अपनी कार या बाइक बेचने वाले हैं, तो आपको अगर एक होता है ना, जो लोग थोड़ा सा फैक्ट्स फॉलो करते हैं, या जो व्यक्ति खरीदने आता है वो आपसे पूछता है ना कि आपने कोई एक्सीडेंट तो नहीं, इस कार का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, कोई केस तो नहीं चल रहा है, पूछते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप डिस्क्लोजर करो या ना करो, बिकॉज वो तो पर्सनल लाइफ है, राइट। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में हम जरा पर्सनल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। ये बोलता है आपको डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, राइट। जितने भी फैक्ट्स हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, उसकी पोजीशन स्टेटमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, हमें वो फैक्ट्स को बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ऑल दैट शुड बी डिस्क्लोज टू दी पर्सन, राइट। और यहाँ पे पर्सन कौन होता है? द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। सो बेसिकली द इंटरेस्टेड यूजर्स, राइट। आपको उन्हें सारे मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी इफ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर एनी डिसीजन। ठीक है। देन आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, राइट। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बात करता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने से रिलेटेड। रेवेन्यू क्या होता है, आप बता सकते हैं रेवेन्यू क्या हो सकता है? इसका नाम ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। एग्जाम में कई बार ये वर्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो बोथ आर सेम थिंग, बोथ हैव द सेम मीनिंग। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, व्हाट डज इट फोकसेस ऑन? ओके, ये किसके बारे में बात करता है? रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जैसे सेल्स जो आप कर रहे हो बिजनेस में, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट और नेट इनकम, वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स। सेल्स क्या है? आपका रेवेन्यू है, राइट। सेल्स किससे रिलेटेड है? सेल्स इज द कोर अमाउंट दैट यू आर गेटिंग, वी आर नॉट एडजस्टिंग एक्सपेंसेस ओवर ईयर। तो ये बोलता है कि हमें रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना होगा। रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब जैसे ही हम उसे रियलाइज कर लेंगे, यानी जैसे ही हमने कोई सामान बेचा और हमारा राइट अराइव हो गया कि भाई यहां से you can generate the income, then that is called as revenue. So revenue का मतलब क्या है? When are we going to record the sales? Right, when the legal right has arisen. So when the legal right has arisen, we would consider it as a revenue. ठीक है, so the revenue realization concept says we will only record the sales or the revenue where the legal right has arisen. ठीक है, whether if we have earned it, we will record it. लेकिन it also says we are not supposed to realize or record unrealized gain. There's one more thing, आप unrealized gain को नहीं record करोगे. What is unrealized gain? Like for example, there's a court case going on and I feel कि मैं जीत जाऊंगी. We have strong evidences, right? सब कुछ सही है and we are obviously going to win the case, but again it would take 3 to 4 months. Should I record this? Tell me. Should I record this? No. Why? The realization concept says that you will only record it when the legal right to earn that money has arisen. Now here this amount is basically an unrealized gain. ये जो अमाउंट है वो क्या है? अनरियलाइज्ड गेन है। तो आप अनरियलाइज्ड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द डाउट ऑफ बाबू आनंद सर, कॉस्ट प्रिंसिपल बोलता है कि आपने जिस कॉस्ट पे असेट को, रिसोर्स को खरीदा है, रिकॉर्ड इट एट दैट प्राइस,
प्लस अगर आपने कोई भी एक्सपेंस करा है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो आप उसको भी उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे. Okay, this course is bilingual, sir. The content would be in English and the explanation would be like a combination of Hindi and English, the same way that we are teaching over here. But yes, there is no I would not say that it is a full or complete English course. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लैरिटी है. और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो चुकी है, सो शुड वी स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सो सी व्हाट वुड हैपन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कंटेंट. अभी मैंने आपको दो चीजें समझाई, assumptions and accounting concepts. Now whether they are clear or in which way they are asked in the exam, एक बार वो भी देख लेते हैं, so that you can clear yourself that whether you'll be able to clear this part if asked in the exam. Oh yes, Merry Christmas to all of you. I'm so sorry, I just forgot. Merry Christmas to everyone. I hope all your wishes get true. आपने जो भी wishes ली हैं वो fulfill हो जाए. साथ ही साथ जो आपका JIB का एग्जाम है, राइट, मई 2021 का, वो भी क्लियर हो जाएगा. आप चिंता मत करिए, बस रेगुलरली अटैच रहिए क्लासेस के साथ. ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड इन दी क्लासेस ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट वी कैन क्लियर दिस एग्जाम और इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम अटेम्प्ट, और हमारा और टाइम ना लगे. ठीक है, ओके. So the first question says, which of the following transaction shall not be recorded in the accounting book? इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा? Now see, compensation paid to the worker due to injury in office, Ram the debtor who is now declared as bad debts, adverse effect of company due to ill health of CEO, or all of the above. Now this is a question that was asked in November 2017 JIB exam. राइट, ये नवंबर 2017 में पूछा गया था. नाउ सी, कंपनसेशन पेड टू वर्कर, दिस इज अमाउंट इन्वॉल्व, राइट, तो इसको तो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपने पैसा दिया है वर्कर को, राइट. देन राम हु इज अ डेटर, द पर्सन हु सपोज टू पे अस द अमाउंट, नाउ ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बेड डेट, मतलब हमारे लॉस हो गया है, तो ये अमाउंट भी मेजरेबल है, रिकॉर्ड करेंगे. एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपनी ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ सीईओ, नाउ दिस इज ऑब्वियसली अ लॉस दैट आवर कंपनी हैज बीन इम्पैक्टेड विद, बट जो एडवर्स इफेक्ट है सीईओ का, जो हेल्थ इम्पैक्ट है, इल हेल्थ है सीईओ का, दैट कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. सो द आंसर वुड बी सी. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग. सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, देन द अकाउंटिंग इक्वेशन asset is equal to liabilities plus capital is due to the application of which of the following accounting concepts. तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, नाउ व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? दो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिसिंग है अभी, बिकॉज वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन यू. डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल है. जैसे आपने फोन खरीदा, आपके पास असेट बढ़ गया और कैश कम हो गया, राइट. आपके पास असेट मतलब आपके पास एक रिसोर्स बढ़ गई, फोन आ गया. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी, रिसोर्स बढ़ गया, राइट, लेकिन आपका कैश भी तो कम हुआ. तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं. कोई चीज हो सकता है बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, या फिर कोई चीज घट रही है, कोई चीज बढ़ रही है, मतलब देयर विल ऑलवेज बी टू इम्पैक्ट. उसी को हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. देन हाँ, ये अभी नहीं पढ़ा है, ये नेक्स्ट क्लास का है, बट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर. ठीक है, सो अ नंबर ऑफ नोट्स. अभी क्या है, आपके कन्वेंशंस भी बचे हुए हैं, कन्वेंशंस बचे हुए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं. So a number of notes are appended to the balance sheet by companies which include various important information. This is due to the compliance of. किस चीज के compliance के basis पे होता है? It is because of full disclosure. राइट, ये किसकी वजह से है? फुल डिस्क्लोजर है. आपको सारे जो नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, वो देनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. देन आता है नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डैश, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज गेन शुड बी इग्नोर्ड. यानी यहाँ पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है? ठीक है, आपका ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि ये बोलता है कि जो हमारे लॉसेस हैं, एंटिसिपेटेड या फिर अनरियलाइज गेन्स हैं, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं? तो लॉसेस को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अनरियलाइज गेन को नहीं करेंगे. दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट. ठीक है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड नहीं है। देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मनी मेजरमेंट में भी हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी रिकॉर्डिंग पे आता है। इसका मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है जिसका कोई भी रूल आपके किससे रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड विद रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू, राइट। तो अभी अगर आप ऐसे ही सिस्टमैटिकली पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ क्लासेस लेके, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल टेल यू द प्रोसेस। हम लोग एक कंप्लीट बैच हमने लॉन्च करा हुआ है जहां पर हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाते हैं, राइट। और आप उस कॉन्सेप्ट को, उस क्लास को में एनरोल करवा सकते हैं। आई विल टेल यू द प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। प्रोसीजर क्या है, कैसे आप एनरोल करवा सकते हैं, आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट दैट इज adda247.com पर, और ऐसा लिखने के बाद आपको ये स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। नाउ यू कुड सी यहाँ पे JIB है, CIB है, ये दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपको JIB का बैच खरीदना है आप JIB पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल एट प्रेजेंट, राइट। ये सारी लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी आपसे इंटरैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर तो हम आप अपने डाउट्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ आंसर्स टाइप कर पा रहे हैं। इन लाइव क्लासेस में तो इट इज लाइक ऑफलाइन मोड, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन जहाँ पे आप बोल के अपना डाउट पूछ सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव लाइव प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एज यू आर आस्किंग इट इन ऑफलाइन क्लासेस। और ये जो बैच है, राइट, बस इसका बेनिफिट और क्या हो जाएगा कि ऑफलाइन में यू हैव टू गो एंड विजिट सम प्लेस, यहाँ पे आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कन्वीनियंस पे किसी भी टाइम पर इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस बहुत इजी है, आपको यहाँ पर जाना है, आप एक बार पूरी डिटेल देख लीजिएगा। ये जो क्लासेस है ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे एनरोल करने के लिए आपका जो प्रोसेस है, आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। क्लास 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है। पहले आपका AFB होगा, देन PPB एंड देन LRB, ठीक है। प्रोसीजर इजी है बिकॉज 78% ऑफ है, तो आप इस सेल का जो या जो गिफ्ट है क्रिसमस का, प्लीज उसे एंजॉय करें। यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज फ्रॉम 2644, राइट, 2600 का मिलेगा। अगर आप ऐप से करते हो तो आपको कॉइन्स का डिस्काउंट और मिल जाएगा। बिल्कुल, CIB की क्लासेस मॉर्निंग में भी शुरू होंगी, बट अभी जो है वो इवनिंग वाला स्लॉट है। इट मे स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, राइट। सिमिलरली देखिए, अगर आप लेट करेंगे तो बस ये होता है कि जितना आप लेट करेंगे उतना आप एग्जाम के क्रूशियल टाइम पे पहुंच जाएंगे, और आप उस टाइम पे यू विल फील कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रिविजन का टाइम नहीं मिल रहा है, राइट। सी नाउ यहाँ पे LRB 29 मार्च से शुरू हो रहा है, एक महीना मान लीजिए अप्रैल में खत्म होगा। यहाँ पर आपके पास टाइम कम होगा रिविजन, मतलब इसी जनवरी में अगर आप स्टार्ट करें तो आपके पास कम टाइम पड़ रहा है रिविजन के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रिवीजन के लिए आप प्रॉपर टाइम को ध्यान रखिए कि आपके पास रिवीजन हो, इसीलिए पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लासेस अगर आपको इवनिंग टाइम कंफर्टेबल नहीं है, आप इन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में सुबह देख लीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होती है विद इन 4 to 5 आवर्स यही वीडियो, लाइव वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है मॉर्निंग में, ठीक है। तो मॉर्निंग में उठ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज इससे बेनिफिट क्या होगा ना कि आप समय से पहले ही अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। यू विल हैव एम्पल ऑफ टाइम फॉर रिविजन, ठीक है। अगर आप सिर्फ AFB बैच लेना चाहते हैं, या सिर्फ LRB बैच लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ PPB का बैच लेना चाहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा एक ऑप्शन है JIB का महापैक। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। JIB का महापैक में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। तो प्रीवियस बैच में आपको मॉक टेस्ट अलग से खरीदना पड़ेगा, राइट, बट यहाँ पे ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, 3000 क्वेश्चन की जो सीरीज आती है, देन मॉक टेस्ट का अगर वीडियो सोल्यूशन आता है, एवरीथिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस, राइट। सो मॉक टेस्ट हो गया। अगर आप मॉक टेस्ट वैसे आपको देखा जाए तो अलग से खरीदना पड़ेगा, बट इसके अंदर मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आज के ऑफर में इसका जो प्राइस है आपको अच्छा मिल जाएगा। सो आप इसे ऐप के थ्रू खरीदेगा जिससे आपको 1% डिस्काउंट कॉइन्स का मिल जाए। इसका आज का प्राइस जो है दैट इज 6899। आप इसे ऐप से खरीदे सो दैट यू विल गेट एडिशनल 1% ऑफ, तो उससे प्राइस और कम हो जाएगा,
ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप आए अपने बिजी स्केड्यूल में एंड आपने आके सेशन को पढ़ा. हम ऐसे ही सेशंस में मिलते रहेंगे. अगर आप CIIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज 6:15 पे इवनिंग में भी एक सेशन है जहां पर हम अपना केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन. थैंक यू. एंजॉय योर क्रिसमस. थैंक यू. टेक केयर.